ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक अकेडमी एक इतना कमाल का स्कूल है कि आज तक जितने भी लोग इस दुनिया में सबसे कमाल के और महान जादूगर हैं वो कभी ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में पढ़ा करते थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से कमाल के जादूगर बन के निकले हैं। तो इसी वजह से इस अकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और सिर्फ 3% एप्लीकेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता है, और वो भी उनके पास अगर कमाल की मैजिकल पावर्स होती है। तो क्लॉड यहाँ पे इस साल के कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अमीर घराने से आए हुए हैं जिनकी फैमिली में पहले बड़े बड़े जादूगर रह चुके हैं। तभी वो यहाँ पे मैश को देखते हो, मैश यहाँ पे वेट पुल कर रहा होता है भाई ये काफी तेजी से। वो यकीन नहीं कर पाता अपनी आंखों पर। वो कहता है भाई एक मैजिक के एग्जाम से पहले ये बंदा ये क्यों कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्लॉड और भी ज्यादा शॉक हो जाता है ये देख के कि मैश इधर इनविजिबल चेयर करता है, उसके बाद एक फिटनेस की बुक पढ़ रहा होता है। वो कहता है भाई मैजिक की बुक पढ़नी चाहिए ना, ये क्या कर रहा है। और उसके साथ ये दो बंदे कौन है। यहाँ पे वो रेगरो और ब्रैड को नोटिस करता है। रेगरो और ब्रैड ने यहाँ पे अपना भेष बदल रखा होता है, लेकिन यार क्या ही बोलूं मैं, पता तो चल ही रहा होता है कि ये दोनों है। क्लॉड यही सोचता है कि उसको वैसे भी मैच से कोई लेने देने नहीं है क्योंकि ऐसा बंदा कभी भी इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पे क्लॉड भाई सबके सामने प्रकट हो जाता है और काफी कमाल की एंट्री मारता है वो, और वो ये कहता है कि आज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका एग्जामिनर मैं हूँ। तो भाई ये सबके सब स्टूडेंट्स उसे देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये कितना कमाल का जादूगर है, कितना कुछ करता है ये। और क्लॉड ये सब देख के काफी ज्यादा खुश होता है। वो यहाँ पे अपने जादू की मदद से इसी ग्राउंड में काफी सारी डेस्क ले आता है और उसके बाद भाई जादू से सारे टेस्ट पेपर को आसमान से यहाँ पे टेबल्स पे रख देता है, जिनके साथ फेदर भी होते हैं पेन्स के तौर पे। इससे भाई सबके सब यहाँ पे इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन सिवाय मैश के। वो कहता है कि इसमें तो कुछ खास नहीं है यार, इससे अच्छा ये नहीं था कि तुम हमें एक पहले से प्रिपेयर्ड रूम में लेके जाते जहाँ पे सारी डेस्क पहले से ही होती और पेपर भी पहले से ही होते। ये यहाँ पे हमें बाहर बुला के ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत थी। ये सुन के भाई क्लॉड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पे ये बात इग्नोर कर देता है और वो कहता है तुम लोगों के पास 30 मिनट है इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे टेस्ट पेपर को देखते हैं तो इधर तो क्वेश्चन इधर उधर घूम रहे होता है। भाई क्लॉड कहता है यही है कैच, इस टेस्ट पेपर पे मैंने जादू किया है, तो सबसे पहले तुम्हें इन क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए इस जादू को हटाना होगा, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो रेगरो और बैट तो कहते हैं भाई बस यहीं पे गया मैश, अब तो ये कोई पास वास नहीं होने वाला। यहाँ पे मैश जब देखता है टेस्ट पेपर पे तो वो इन क्वेश्चंस को कहता है रुक जाओ। तो ये क्वेश्चन भाई फिर भी नहीं रुकते, ऐसे तो ना हो जाएगा ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे वो अपना फेदर पेन तोड़ देता है गुस्से में और कहता है मैंने कहा रुक जाओ। भाई यहाँ पे सारे क्वेश्चंस की फट जाती है और वो अपने आप लाइन में आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। इधर मैश अपना टेस्ट पेपर सबमिट कर देता है और इसे देख के भाई क्लॉड सरप्राइज हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे कर लिया इसने, ये तो सबके सब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो सारे के सारे टेस्ट को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान का पीस फ्लोट करके दिखाता है, बट असलियत में वो फ्लोट नहीं करता, वो अपनी एक उंगली से उसको उठा रहा होता है। साथ ही साथ वो पानी के ऊपर भी भाग के दिखाता है। क्लॉड को यकीन नहीं होता कि अभी तक मैश एक भी टेस्ट में फेल नहीं हुआ है। तो इसी वजह से वो यहाँ पे एक सबसे खतरनाक टेस्ट की शुरुआत करता है जो कि होती है भूल भुलैया। और फिर से हमें हैरी पॉटर की वाइब्स आती हैं यहाँ पे, है कि नहीं। 4th पार्ट गॉबलेट ऑफ फायर। तो चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्लॉड इन सबको ये कहता है कि तुमको समय के अंदर इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है और वही लोग पास हो पाएंगे जो इससे समय पर बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। और वो इनको ये भी बताता है कि इस भूल भुलैया में काफी सारे ऐसे ट्रैप्स है और ऐसी परेशानियां आएंगी तुम्हें जिनका तुम्हें सामना करना होगा अपने जादू से, और इन सब के लिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है। मेज के अंदर यहाँ पे मैश को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है लेमन अर्विन, और वो यहाँ पे मैश के पास आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो मैश कहता है क्यों। तो लेमन कहती है कि हम दोनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा जल्दी अपने गोल की तरफ पहुंच पाएंगे, क्यों, है ना। तो मैश कहता है कि हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है। तो ये दोनों यहाँ पे गोल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद इधर कुछ मॉन्स्टर्स लेमन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो मैश से मदद मांगती है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग ट्रैप्स होते हैं और इन सभी ट्रैप्स के अंदर भाई लेमन फंसती है आराम से, और मैश आराम से खड़ा होकर देख रहा होता है। मैश को समझ आता है कि भाई अगर ये ऐसी फंसती रहेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो यहाँ पे लेमन अपने जादू को इस्तेमाल करती है लेवियस कफस, जिससे कि यहाँ पे मैश के हाथ और पैरों में कफ्स आ जाते हैं, यानी कि बेड़ियां आ जाती है। वो यहाँ पे माफी मांगती है उसे बेवकूफ बनाने के लिए, और वो ये कहती है कि इन सबके पीछे मेरा एक रीजन था और इसी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने से रोक रही हूँ। लेकिन भाई मैश यहाँ पे आराम से अपने आप को फ्री कर लेता है और वो कहते हैं मेरा भी एक रीजन है पास होने का, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। वो यहाँ से निकल जाता है। तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्फिंक्स आ जाता है जो कि भाई लेमन से आते साथ एक पहेली पूछता है। वो कहता है कि ऐसा कौन सा क्रीचर है जिसके सुबह के समय 4 पैर होते हैं, दोपहर के समय 2 पैर होते हैं और रात के समय 3 पैर होते हैं। तो लेमन यहाँ पे अपने जादू से उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्फिंक्स उसकी वॉन्ड को दूर फेंक देता है और कहता है कि जवाब दो मेरा। तो लेमन यहाँ पे एक आंसर सोचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं होता है। तो स्फिंक्स यहाँ पे उसे पनिशमेंट देने के लिए आगे बढ़ता है। पहले तो यहाँ पे लेमन चिल्लाने लग जाती है मदद के लिए, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि शायद उसने मैश को बेवकूफ बनाया था, इस वजह से उसको ये पनिशमेंट मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे वो स्फिंक्स
स्फिंक्स उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी मैश पीछे से आ जाता है और उसके ऊपर पंच मारता है और कहता है कि ऐसा कोई क्रीचर है ही नहीं जिसकी पहेली तुम पूछ रहे हो मुझसे। तो लेमन यहाँ पे उससे पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए वापस क्यों आए। तो मैश कहता है कि मैंने ये सोचा था कि अगर तुम्हारा भी रीजन मेरे ही जैसा होगा तो मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगेगा। तो वैसे भी इनका यहाँ पे समय खत्म हो रहा होता है और लेमन यही कहती है कि अब हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे समय में। हमें बताया जाता है कि क्लॉड ने इधर लेमन को बोला था कि वो मैश को रोक के रखे और उसके गोल तक पहुंचने से उसे रोके। यहाँ पे क्लॉड काफी खुश होता है और वो ये सोचता है कि उसने सही लड़की को चूज किया है। लेकिन तभी इनको यहाँ पे भाई धम धम करके आवाज आने लग जाती है जैसे कि यहाँ पे इस भूल भुलैया की दीवारें टूट रही हो। वो यही सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये दीवारें 1 मीटर चौड़ी हैं जिन पे कोई जादू काम नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मैश इस दीवार को तोड़ के यहाँ पे बाहर आ जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई उसने स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पंचेस मार मार के इन दीवारों को तोड़ दिया होता है। क्या बात है वन पंच मैन। तो बेसिकली यार मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि ये जो एनिमे है और जो इसकी मांगा है वो वन ने ही लिखी है, मतलब वन पंच मैन के ही क्रिएटर ने लिखी है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है। वन पंच मैन जैसी ताकत, मॉब साइको जैसा लुक, ठीक है, और ऐसी ही काफी सारी चीजें। तो आई होप आपको ये चीज अभी तक समझ आ गई होगी। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और वो यही कहते हैं कि ये तो चीटिंग है भाई, इसको बाहर फेंको, घर जाओ घर जाओ। तो लेमन यहाँ पे चिल्लाती है और इन सबको शांत करती है और वो कहती है इसमें मैश की कोई गलती नहीं है। क्लॉड कहता है कि अगर तुमने एक भी शब्द और बोला तो याद रखना मैं अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाऊंगा। तो लेमन कहती है कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के मैश के रास्ते में आ रही थी जिससे कि वो अपना गोल कंप्लीट ना कर पाए। क्लॉड ने मुझसे ये वादा किया था कि अगर मैं मैश को रोकूंगी तो वो मुझे इस एग्जाम में पास कर देगा क्योंकि मेरी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है और इस एकेडमी में मेरा एडमिशन होना काफी ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहती थी। भले मैं मैश के रास्ते में आ रही थी उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो मुझे बचाने के लिए वापस आया और उसने आते साथ मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो मैश कहता है ऐसा कब बोला भाई, मैंने ये बोला था कि तुम्हारी चोट लग गई तो क्या मैं तुम्हें गोदी में उठा लूं। तो बेसिकली लेमन ने मैश को बोला होता है कि मैं सच में बेकार हूँ और बोझ हूँ इस दुनिया के ऊपर। तो मैश वहां पे सोचता है कि यार वो असलियत का बोझ है, इसलिए उसने उसे कहा था कि मैं तुम्हें उठा लूं। तो यार मतलब क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लॉड कहता है कि वैसे मैं ही एग्जामिनर हूं तो मेरे को ये पूरा हक है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को फेल कर सकता हूं जो भी मेरे को पसंद नहीं है। मैं गलत था जो मैंने ये सोचा कि तुम जैसी लड़की किसी काम की हो सकती है, तो इसी वजह से अब मैं तुम दोनों को ही फेल कर दूंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे आके चैलेंज कर सकते हो और मुझसे लड़ सकते हो। तो यहाँ पे वो अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है और भाई मैश आती साथ ही इधर क्लॉड की छड़ी तोड़ देता है। वो कहते हैं तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तभी इधर हेडमास्टर वॉलबर्ग आते हैं और वो कहते हैं सबके सब शांत हो जाओ, अब यहाँ पे फाइनल इंटरव्यू शुरू होगा और अब मैं इस एग्जामिनेशन को संभालूंगा और क्लॉड तुम मुझे बाद में आके ऑफिस में मिलना। वॉलबर्ग यही कहता है कि अब पहले स्टूडेंट का इंटरव्यू यहाँ पे होने वाला है। वो यहाँ पे मैश को उठाता है और एक अलग ही जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पे एक काफी बड़ा हॉल होता है और बाकी सारे मैजिक टीचर्स भी होते हैं। वॉलबर्ग पूछता है कि मैश तुमने इस एकेडमी को ही क्यों चूज किया, तुम क्यों आना चाहते हो इस एकेडमी में। तो मैश कहता है क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ शांति में रहना चाहता हूँ। तो कुछ टीचर्स कहते हैं कि भाई ये कैसा जवाब हुआ, लेकिन वॉलबर्ग इस आंसर को भी एक्सेप्ट करता है। वॉलबर्ग कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये बात सच है कि उस भूल भुलैया में तुम्हारे पास समय कम था लेकिन फिर भी तुमने उस लड़की को बचाया। तो मैश कहता है कि हाँ। वॉलबर्ग कहता है क्या बात है, मतलब तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि तुम इस टेस्ट को फेल भी कर सकते थे। तो मैश कहता है कि मुझे काफी अफसोस होता अगर मैं उसको नहीं बचाता तो वॉलबर्ग कहता है अच्छा ये तो काफी अच्छी बात है, इसका मतलब तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कुछ भी करने से पहले ठीक से सोचता है। लेकिन तुमने ये बात नहीं सोची कि हो सकता था वो स्फिंक्स तुमसे ज्यादा ताकतवर होता या फिर शायद तुम उन दीवारों को नहीं तोड़ पाते। तो मैश कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता था लेकिन फिर भी मैं उसको बचाता। वॉलबर्ग कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें दुनिया के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता है। मैश तुमसे भी ज्यादा ताकतवर जीव है इस दुनिया में। मुझे ये बताओ अगर तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा होता तो तुम क्या करते। वॉलबर्ग यहाँ पे भाई अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और जिसे देख के भाई सारे के सारे टीचर्स एकदम डरने लग जाते हैं क्योंकि उसका मैजिक सच में काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मैश यहाँ पे सोचता है कि ये क्या चीज है। तो वॉलबर्ग कहता है कि ये एक एंशिएंट मैजिक है जिससे कि हम टारगेट की सबसे प्यारे इंसान की आत्मा को इस डॉल में ट्रांसफर कर देते हैं। तभी यहाँ पे भाई रेग्रो बेहोश हो जाता है क्योंकि आपको पता है मैश रेग्रो से काफी ज्यादा प्यार करता है। उसकी सोल यहाँ पे उस डॉल में ट्रांसफर हो चुकी होती है। वॉलबर्ग यहाँ पे बताता है कि ये जो नाइफ है ये आगे चल के इस डॉल को चीर देगी। इसके बाद यहाँ पे असली इंसान भी मर जाएगा और कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। मैश यहाँ पे उस नाइफ को पंच करने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो नाइफ तो बिल्कुल भी नहीं हिलती, लेकिन उसके हाथ से भाई खून निकलने लग जाता है। वो काफी इंजर हो चुका होता है। वॉलबर्ग यही सोचता है कि अब बताओ तुम क्या करोगे, लेकिन मैश यहाँ पे उस ब्लेड के नीचे अपना हाथ रखता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। और वो यही कहता है कि वॉलबर्ग इतने खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल हमेशा तो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब जरूर ये इंड्योरिंग कॉन्टेस्ट है। वॉलबर्ग यही कहता है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी की मदद करने के लिए भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सामने वाले पे। हम लोग कमजोरों को बचाते हैं और ताकतवरों को रेगुलेट करके रखते हैं। नोब्लेस ऑब्लाइज। और मुझे ऐसा लगता है कि मैश तुम्हारे अंदर भी ये कैपेसिटी है। यहाँ पे वॉलबर्ग अपना ये जादू हटा देता है और माफी मांगता है कि उसने उसको टेस्ट किया।
लेकिन मैश को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पिछले क्वेश्चन का आंसर करूं तो अगर मैं सच में तुम्हारा सामना करूंगा तो मैं तुम्हें एक ही मुक्के में लटा दूंगा। जिसे सुन के भाई सारे टीचर्स काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन वॉलबक को ये आंसर काफी पसंद आता है और वो ये कहता है कि अकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पे हमें उसकी पहली क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर क्लास में तालों को खोलने वाला मैजिक सिखा रही होती है, ऑप्टी आर्ट्स, और सबके सब लोग इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैश अपनी मसल्स का इस्तेमाल करके भाई ताले को तोड़ देता है। इससे भाई टीचर को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है क्या भाई क्या कर रहे हो तुम, हम यहाँ पे मैजिक सीखने आए तो मैजिक का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम होता है फिन। वो यहाँ पे मैश को देखता है और वो कहता है भाई ये बंदा ना अजीब सा है, इसके साइड में बैठना भी बहुत रिस्की हो सकता है। यहाँ पे फिन अपने रूम की ओर जा रहा होता है और वो कहता है कि यार मेरा रूममेट कौन होगा। जैसे वो यहाँ पे रूम के पास पहुंचता है तो वो देखते हैं भाई दरवाजे गायब हो चुका होता है इसके रूम का और मैश पीछे से आता है और उसने अपने हाथ में दरवाजा पकड़ रखा होता है। ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर यहाँ पे सोचता है कि यार हो सकता है कि ये मैश नॉर्मल इंसान हो, लेकिन जब यहाँ पे मैश अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है तो भाई उसने अपने हर मसल का नाम रखा होता है, वो सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है फिन को। यहाँ पे फिन कहता है कि वैसे तुम काफी अजीब इंसान हो लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो अगर तुम्हें आगे चल के मेरी जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि वो यहाँ पे शांति की जिंदगी जीना चाहता होता है और अब वो यहाँ पे मैश के साथ रहने वाला है तो वो शांति से रहना चाहता है। मैश यहाँ पे कहता है अच्छा ठीक है फिर मुझे बताओ कि डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। तो फिन बताता है कि उसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करने होंगे। यहाँ पे जितने भी हम टेस्ट देंगे, जितने भी काम करेंगे, उसके बदले हमें कुछ कॉइन्स दिए जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। साथ ही साथ हमें अपने ग्रेड्स भी मेंटेन करके रखने होंगे, नहीं तो हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैश कहता है कि यार ये तो काफी खतरनाक चीज है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे वो क्रीम पफ खाना शुरू करता है और वो फिन से पूछते हैं कि क्या तुम खाओगे, तो फिन भी यहाँ पे उस क्रीम पफ को एक्सेप्ट कर लेता है और खाने लग जाता है। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। जहां तक बात है वन पंच मैन की, तो उसका ऑफिशियल चैप्टर आ चुका है और मैं आज मैं उसकी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। थोड़ा कलर पेजेस का वेट कर रहा हूँ तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस दिखा सकता हूँ और आपको भी मज़ा आएगा देखने में, है कि नहीं। एंड में हम बात कर लेते हैं अल्टीमेटम की। यार अल्टीमेटम ना बड़ी कमाल की स्टोरी थी, लेकिन यार मुझे पता है बहुत लोग उसका वेट कर रहे हैं अभी भी थी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मेरे माइंड में आइडियाज नहीं आ रहे। एक बंदा कह रहा था यार मैं ना छोड़ रहा हूँ उम्मीद, भाई तुम तो बनाओगे नहीं वीडियो और तुम किसी के सजेशन भी नहीं लेते। तो हाँ मैं कहना चाहूंगा आपसे इस वीडियो के नीचे आप अल्टीमेटम के लिए सजेशंस दो और मैं सच बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट मार दूंगा पूरा मतलब थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा, बट ठीक है अगर हेल्प कर सकते हो तो जरूर करो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।